this is Vishal. Continuing with our this particular session on the regarding the places in news. अभी पिछले सेशन में हमने वैतरणी रिवर की बात की थी when we were talking about the महाकाली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वहां पर रेफरेंस देते हुए मैंने आपसे कहा था कि वेस्टर्न कोस्ट में बहने वाली सारी नदियों के नाम देख लीजिएगा, स्पेशली दोज रिवर्स जो आपके वेस्टर्न कोस्ट में, जैसे आपकी ब्रह्मणी है, सुबर्णरेखा है, वैतरणी है, ये चिलिका लेक के आसपास है। यूपीएससी ने 2011 में क्वेश्चन चिलिका लेक पे डायरेक्टली पूछा था। डायरेक्टली कैसे था, थोड़ा सा इनडायरेक्टली था। जैसे चिलिका लेक है, आपको पता है ये एग्जैक्टली बे ऑफ बंगाल में ऐसे करके बना हुआ है, लाइक दिस शेप में। मैथमेटिक्स में शेप को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं? नहीं, सिग्मा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ये एक शेप होता है ना आपका, ओम, रेजिस्टेंस के लिए ऐसे करके कुछ बनाते हैं, इसी शेप में आपका चिलिका लेक है। एनीवे, चिलिका लेक के नॉर्थ साइड में एक भीतरकनिका नाम की जगह पड़ती है, ठीक है। ये क्षेत्र जो है भीतरकनिका, यहां से कौन सी नदी निकलती है? तो आंसर में ऑप्शन में आपके बैतरणी भी था, ऑप्शन में आपके ब्रह्मणी रिवर भी था, तो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। एनीवे, ये रेफरेंस आ गया था। तो मैंने आपसे कहा था कुछ इंडिपेंडेंट नदियां जो वेस्टर्न कोस्ट में, स्पेशली आपके उड़ीसा वेस्ट बंगाल रीजन, जिसमें सुबर्णरेखा, वैतरणी है, ब्रह्मणी है, ठीक है। ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, किसी की डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। अब क्योंकि मैंने वैतरणी की बात की थी, तो वैतरणी रिवर याद रखना आपकी उधर उड़ीसा साइड में ही है, ठीक है। चिलिका के आपको आसपास मिलेगी, जहां ब्रह्मणी है, सुबर्णरेखा, वहीं पे आपको वैतरणी मिल जाएगी। बस सीक्वेंसिंग देख लेना। एक और रिवर आती है वैतरणा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वैतरणी। वैतरणी आपकी वेस्टर्न कोस्ट पे है, लेकिन वैतरणा रिवर आपकी अरेबियन सी वाले साइड में पड़ेगी, मतलब ईस्टर्न साइड में पड़ेगी, और ये रिवर आपकी महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना। कई बार आई और ए के चक्कर में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही नदी थोड़े बहुत नाम चेंज कर दिए, थोड़ा सा एक अल्फाबेट चेंज कर दीजिए और दो अलग नदियां हो जाएंगी। तो जो वैतरणा रिवर है, ये आपकी महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में सह्याद्री हिल रेंज से बहती है। सह्याद्री हिल रेंज का मतलब क्या होता है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन वैतरणी है तो ध्यान रखना उधर का कोस्ट है, और वैतरणा है तो आपका महाराष्ट्र रीजन है। तो वैतरणा नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में बहती है, सह्याद्री हिल से निकलती है, और सह्याद्री से निकलती है तो या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, यानी या तो बे ऑफ बंगाल रीजन में जाएगी, तो आपकी हो सकता है आंध्र प्रदेश साइड में चली जाए, लेकिन ये एग्जैक्टली वेस्टवर्ड बहती है, जिस साइड में नर्मदा और तापी का कोर्स है। तो इट अराइजेज, आपको पता है, इट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी नियर मुंबई, ये मुंबई के पास होती बहती है, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी तान्या है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में पिंजल, दहराजा और शूर्या, ये 3 नदियां आती हैं, ठीक है। Vaitarana supplies much of the Mumbai's drinking water. It is the largest river of the northern Konkan region and drains Maharashtra's whole ये कौन सा है, पालघर डिस्ट्रिक्ट। पालघर डिस्ट्रिक्ट काफी न्यूज में रहा था ना कुछ साल पहले, पालघर में एक इंसिडेंट हुआ था, तो थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है वैतरणा को वहां से रिलेट करके पूछ लें। एक मॉब लिंचिंग का केस हुआ था पालघर में। कुछ साधु थे, वो ऐसे करके, जो वेंडरिंग मॉन्क्स होते हैं, वो लोग घूम रहे थे, और किसी ने अफवाह उड़ा दी थी, ठीक है, कि ये लोग चाइल्ड किडनैपिंग करते हैं, तो उनको पकड़ के मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था। वहां कुछ पुलिस वाले खड़े भी थे, तो उस समय बहुत ज्यादा कम्युनल टेंशन हुई थी यहाँ पालघर में, ठीक है। इसको पालघर वॉयलेंस नाम से भी जाना जाता है। तो बस ये ध्यान रखना कि पालघर की पूरी डिस्ट्रिक्ट को वैतरणा रिवर ड्रेन करती है, वो मैंने रिलेट करने के लिए बस आपको बताया था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन द रीजन नॉर्थ ऑफ मुंबई एंड साउथ ऑफ तापी रिवर, यानी आप इसी बात पर नर्मदा है, नीचे तापी है, नीचे साइड में आपकी वैतरणा आती है। तो याद रखना कि वैतरणा इज अ इंडिपेंडेंट रिवर, ये किसी की भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, इनफैक्ट इसकी अपनी कई ट्रिब्यूटरीज हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए था कि रिसेंटली ये हाईलाइट हुआ कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स, ठीक है। That was all about वैतरणा। वैसे न्यूज में रहा था इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया था। अब एक वर्ड और न्यूज में रहा था, 4 रीजन, CHAR 4, और रीजन या 4 एरिया। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपसे कि 4 रीजन वॉज रिसेंटली न्यूज, और ये 4 होता क्या है, या किस पर्टिकुलर स्टेट के रेफरेंस में न्यूज में आया था। तो आसम के रेफरेंस में आया था, और आसम में एक नदी बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि इतनी बड़ी नदी है जो अपने आप में एक समुद्र लगने लगता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये 4 रीजन ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है, आसम में रिलेटेड है। और ये क्यों न्यूज में आया था कि आसम गवर्नमेंट ने अभी ये रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इट विल अंडरटेक अ मिशन टू रिक्लेम द चार्ज फ्रॉम एनक्रोचर्स टू सेफगार्ड द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली। एनक्रोचर समझते हैं क्या होता है, जो इंक्रोचमेंट करते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं नदी के क्षेत्र में कौन इंक्रोच करेगा, आपको पता हो ज्योग्राफी में जब आप एग्रीकल्चर पढ़ते हो तो वहां फसलों के बारे में पढ़ते हो, राबी, खरीफ एंड जायद। तो जो जायद की जो फसल होती है, आपको पता है किस पीरियड में होती है, समवेयर आफ्टर अप्रैल और मई, ठीक है। वही जो मतलब बरसात का सीजन होता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, वहां पे जायद की फसल होती है। इस फसल में ज्यादातर ककम्बर, जो कुछ सीजनल सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं। और मैंने जायद का रेफरेंस क्यों लिया, क्योंकि जायद की जो सब्जियां होती हैं, इसके लिए सबसे अच्छा सॉइल होता है आपका एलुवियल सिलिकेट डिपोजिशन।
तो कई बार अगर आपका घर यूपी वगैरह में, अगर आप शारदा, जैसे मेरा घर उसी क्षेत्र में पड़ता है, तो व्हेनेवर आई एम विजिटिंग माय होम टाउन, तो आई विटनेस की जो शारदा रिवर है उसका जब पानी रिसीड होने लगता है, आपको पता है पानी में बाहर कब आती है, समवेयर आफ्टर मानसून, जुलाई अगस्त में, इससे पहले आपकी जायद की फसल थोड़ी बहुत निकल गई होती है, तो जब ये पानी रिसीड करता है, मतलब आपको पता है गर्मी में ज्यादा होती है तो नदी जो होती है वो सिकुड़ के बहने लगती है, उसमें बहुत सारा एलुवियल डिपॉजिट है, शारदा में मैंने बहुत विटनेस किया है क्योंकि शारदा लिटरली मेरे होम टाउन में बहती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो नदी के अंदर जाके रहने लगते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये शारदा रिवर है, ठीक है, ये यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, व्हेनेवर आई क्रॉस दिस पर्टिकुलर ब्रिज, ये ब्रिटिश का बनाया हुआ ब्रिज, तब तो नया बन गया है, यहाँ पे 1903 का बना हुआ ब्रिज है। तो जैसे शारदा रिवर है, इसमें बहुत फ्लडिंग होती है, इस पूरे क्षेत्र में जो पीलीभीत का रीजन है, लखीमपुर का रीजन है, बहराइच रीजन है, यहाँ परमानेंट आपको जुलाई अगस्त में बाढ़ मिलेगी, ठीक है, बहुत फ्लडिंग होती है, उत्तराखंड से पानी छोड़ दिया जाता है नीचे। लेकिन जब ये रिवर ड्राई होती है तो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स में बहने लगती है, ठीक है, छोटी छोटी सी, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं है, रिवर संकुचित हो जाती है जब पानी कम हो जाता है। तो होता क्या है, बिकॉज दिस रिवर इज कमिंग फ्रॉम हिमालयन रीजन, नेपाल से आती है, पिथौरागढ़ से होती हुई आती है, फिर आती है, तो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट डिपोजिशन लेके आती है। तो होता क्या है, तो नदी का जो रिवर बेड होता है, नीचे का हिस्सा होता है, यहाँ पे सिल्ट डिपोजिशन होता रहता है, और जब नदी संकुचित होकर बहने लगती है तो ये जितना बालू, एलुवियल, सिल्ट, ये सब होता है, इट इज अ वेरी गुड कॉम्पोनेंट, इट इज वेरी गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द जायद वाला क्रॉप्स, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ऊपर आते हैं, छोटी छोटी हट्स बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, और इन्हीं नदियों में इन फसलों को उगाने लगते हैं। इसको आप क्या कहोगे, रिवर इंक्रोचमेंट कहोगे। जब आप नदी में घुस के वो करने लगो, और फिर जब नदी में बाढ़ आएगी तो आप कहोगे लो लो हमारी फसल बर्बाद हो गई, हमको डुबा दिया। तो नदी आप में नहीं घुस रही है, आप नदी में घुस रहे हो, ठीक है। तो आसम गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि रिगार्डिंग ब्रह्मपुत्र रिवर, वहां पर भी ये इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा देखा गया है। अब क्यों देखा गया, आप समझने की कोशिश करिए। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। एक बड़ी मजेदार आपको चीज पता भी होगी मेरे ख्याल से, जिनको जो काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स एंड नोवाइस है उनके लिए है ये। यहाँ पे मानसरोवर लेक पड़ता है, यहाँ पे राकाज लेक पड़ता है, और यहाँ पे चेमयुंगडुंग ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है। होता क्या है, मानसरोवर राकास वाला जो रीजन है, यहाँ से आपका इंडस निकल रही है, यहाँ से आपकी सतलज निकल रही है, और ये जो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट तिब्बत, ये तिब्बत है, और यहाँ पे आपका कैलाश पर्वत पड़ता है मानसरोवर के पास के क्षेत्र में, ये तिब्बत के पास है, ठीक है। मतलब तिब्बत के पास क्या, तिब्बत में पड़ता है, नॉट इन नेपाल। ये जो लाइन खींची है नेपाल है, और ये स्टेट ऑफ नेपाल है। अब आप समझिए, ब्रह्मपुत्र का कोर्स कुछ ऐसा है, तिब्बत में बहती तो इसका नाम होता है सैंगपो, ठीक है। सैंगपो का मतलब होता है द प्योरीफायर, और उसके बाद में ये इधर आती है, और यहाँ पे एक सिंटेक्सल बेंडिंग देखने को मिलती है, जैसे हिमालय में सिंटेक्सल बेंडिंग होती है, अचानक से कर्व हो जाता है, तो सेम में यहाँ होती है, इसका नाम फिर बदल के अरुणाचल प्रदेश में दिबांग हो जाता है, उसकी में दिबांग वगैरह की ब्यूटीज मिलती है, फिर ये आसम में जब एंटर करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है, और फिर ये पद्मा मेघना बन के आगे बांग्लादेश में बहती है। अब इस नदी का कोर्स देखिए, ये ऐसे बह रही है हिमालयन रीजन में, तो वहां का सॉइल स्ट्रक्चर अलग है, फिर ये इधर वैली में आती है, आसम में आती है, तो आप कहें इसमें सेडिमेंटेशन और सिल्टेशन क्यों हो रहा है। आज से 5-7 साल पहले एक न्यूज बहुत ज्यादा रही थी कि चाइना इज प्लानिंग टू डाइवर्ट द डायरेक्शन ऑफ ब्रह्मपुत्र। आप ब्रह्मपुत्र का कोर्स देखिए, तिब्बत में पड़ रही है। अगर आपने इंटरनेशनल अफेयर पढ़ा होगा वहां पे, तो आपको ये टैक्टिक्स पता होंगे कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी कंट्री को देयर आर सम लिवरेज पॉइंट्स। इंटरनेशनल पॉलिटी में, इंटरनेशनल अफेयर में वर्ड हम लोग यूज करते हैं लिवरेज पॉइंट्स, कि जब आप किसी के साथ बार्गेनिंग करें तो आपका लिवरेज क्या है उस कंट्री पे, ठीक है, आप किस वे में उसका गला घोट सकते हैं। तो एक तो वर्ड यूज होता है चोक पॉइंट, जैसे हमने मलक्का स्टेट के रेफरेंस में देखा था, स्विच कैनाल के रेफरेंस में देखा था, या स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब पड़ती है, वहां पे हौथी रेबल यही काम कर रहे हैं कि एक वाटर बॉडी है, जैसे ये आपका पर्शियन गल्फ वाला, मतलब ये सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, ये अफ्रीका है, यहाँ स्टेट ऑफ बाब अल मंदेब है, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्विस कैनाल है, ये रेड सी बीच में पड़ती है, तो यहाँ से शिप निकलते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। तो इन लोगों ने इस पूरे रीजन पे कब्जा कर रखा है। अब ये इसको चोक पॉइंट कहा जाएगा। सेम वे में नदियां भी एक तरह का लेवरेज पॉइंट होती हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा, अभी 2 या 3 दिन पुरानी अनाउंसमेंट है कि होम मिनिस्ट्री ने और हमारे पीएमओ वगैरह से नोटिफिकेशन, पीएमओ मतलब अनऑफिशियल चैनल है, बट हाँ होम मिनिस्ट्री से ये रेफरेंस आया था कि जम्मू कश्मीर में कई नदियों पर रिसेंटली बांध के काम पे तेजी की जाए, जैसे हमने चेनाब के केस में भी देखा। वो इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे लेवरेज क्रिएट की जाए। बहुत सारी नदियां हैं जो तिब्बत से निकलती हैं, इंडिया में बहती हैं, फिर पाकिस्तान में जाती हैं, और हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था समवेयर
फेब्रुवरी 1960s, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। उसमें यह कहा गया था कि जो ऊपर की 3 नदियां हैं उस पर पूरा अधिकार पाकिस्तान का रहेगा, और जो नीचे की 3 नदियां हैं जिसमें आपकी ब्यास आती, सतलज आती है और आपकी चेनाब आएगी मेरे ख्याल से, ये जो 3 नदियां हैं इंडिया के हिस्से, मतलब इसमें हम कुछ भी डैम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर हमने ऊपर की 3 नदियां जैसे इंडस हो गई, आपकी झेलम हो गई, चेनाब हो गई, रवि नीचे आएगी, तो रवि हमारे हिस्से में आएगी। मतलब 3 नीचे नदियां इंडिया में एक्सक्लूसिव डोमेन है, 3 ऊपर की जो नदियां हैं उनको वेस्टर्न मान के चलते हैं, वाली वेस्टर्न मान लेते हैं, ठीक है। उस पर पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव डोमेन रहेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने क्या किया कि सिंधु पे भी हमने डैम बनाए, हमने झेलम पे भी डैम बनाए, हमने आपकी रावी पे भी डैम बनाए। और उसका एक रीजन ये भी था पानी को चोक कर देना, कि अगर कभी भविष्य में आगे चल के इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाती है, कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो हम उस पानी को रोक देंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पानी एंटर करता है उसमें कमी हो जाएगी, तो वहां की खेती किसानी प्रभावित होगी, तो वो युद्ध में जल्दी सरेंडर करेंगे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप कहेंगे यार ये तो बड़ा अनैतिक काम है, अनैतिक वैतिक कुछ नहीं होता है। जब आप नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे होते हैं तो साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप किसी कंट्री पे लगाओगे तो दूसरी कंट्री आप पे भी लगाएगी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र उसी तरह की एक लिवरेज चाइना को देती है हमारे ऊपर, क्योंकि देखिए जो भी कंट्री, याद रखिएगा, रिवर अपस्ट्रीम को होल्ड करती है उसके पास ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल अफेयर में एक ऑथोरिटी आ जाती है। जैसे मैंने कहा नहीं आपसे, चाहे आपकी जो इंडस वाली बेसिन की नदियां हो, अब कल को चाइना ये कह दे कि इंडस नदी ऐसे करके बहती फिर ऐसे करके जम्मू कश्मीर में आती है, चांगला पास से फिर पाकिस्तान में जाती, और हम इंडस के पानी को यहाँ पे बांध बना के ट्रैप करेंगे और इसको इधर नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर देंगे, क्योंकि तिब्बत रेंज में, हमारे तिब्बत आपको पता है जो रीजन है वहां बहुत ज्यादा नदियां नहीं है, वो रीजन होता है लेकिन पूरा पानी फिर इंडिया में घुस आता है, ठीक है। तो उनके जो नॉर्थवर्ड साइड है, एक बार मैप देखना, वहां बहुत ज्यादा आपको नदियां नहीं मिलेंगी। ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो तरीम बेसिन वगैरह सब डेजर्ट आपको मिलेगा। तो अगर चाइना कल को ये करे कि पानी डाइवर्ट करके अपने यहाँ भेज दे, तो हमारे यहाँ तो पूरा नॉर्थ प्रभावित हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सूखा पड़ जाएगा, हिमाचल में सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि नदियों का आपने कोर्स चेंज कर दिया। चाइना ये टैक्टिक ब्रह्मपुत्र के साथ आजमाने के चक्कर में है, ठीक है। ये बहुत शैतान कंट्री है। इसने क्या नाटक किया कि ये जो सैंगपो का ओरिजिन हो रहा था यहाँ से, इसने यहाँ पे कई सारे डैम्स को प्लान किया, और इट वॉज प्लानिंग, मतलब उसने डायनामाइट यूज किया, सब कुछ यूज किया, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल ट्रेन ऐसी, पूरे पहाड़ वहां में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिवर विल ऑलवेज फॉलो द नेचुरल कोर्स, जहां पर उसको नेचुरली इंक्लिनेशन या स्लोप मिलेगा उस ओर बहती है। अगर आपको उसका रूट डाइवर्ट करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पूरी ज्योग्राफी चेंज करनी पड़ जाएगी वहां की। तो इन्होंने ब्रह्मपुत्र का रिवर डाइवर्जन करने का प्लान कर रखा है। इन्होंने कहा है इस नदी का पानी इधर मोड़ के तिब्बत साइड में डाइवर्ट कर देंगे, और ये बहुत बड़ी लिवरेज क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ब्रह्मपुत्र पर डिपेंडेंट है। भले ही छोटी छोटी नदियां बहती है, दिबांग बहती है, लोहित बहती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन छोटी छोटी पश्चिम से पूरे, देखिए जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहां पे जो खेती किसानी होती है, वहां वीट नहीं उगता है, वहां लाही नहीं उगती, वहां गन्ना नहीं उगता है, वहां ज्यादातर कल्टीवेशन राइस का होता है। वहां की जो लोग भी हैं वो राइस पे ही सर्वाइव करते हैं, और राइस के लिए आपको पता है प्रचुर मात्रा में पानी या वाटर सप्लाई चाहिए पैडी फील्ड के लिए, ठीक है। इसीलिए जो पूरा ब्रह्मपुत्र बेसिन है या जो असम वैली है रीजन, वहां पे राइस बहुत उगता है, तो उसकी सप्लाई कहां से थी? ब्रह्मपुत्र से आती है। तो अगर इन्होंने ब्रह्मपुत्र का पानी ही डाइवर्ट कर दिया, ब्रह्मपुत्र इंडिया में आ रही है लेकिन एक स्ट्रीम की तरह आ रही है, तो यहाँ की पूरे एग्रीकल्चर प्रभावित हो जाएगा। तो ये इंडिया पे बहुत बड़ी लिवरेज क्रिएट करता है। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूं 4 एरिया के रेफरेंस में, कि ब्रह्मपुत्र जो ऊपर से बहती है, तो आज से कई साल पहले वो बहुत ज्यादा रिव्यूअर सिल्ट डिपोजिशन नहीं लाती थी, लेकिन पिछले 5-10 सालों में देखा गया कि सडनली ब्रह्मपुत्र में बहुत सारा सिल्ट आने लगा है, बहुत सारा एलुवियल डिपॉजिट आने लगा है। इस पे कुछ रिसर्चेज हुई तो ये पता चला कि चाइना जो डैम कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसकी वजह से बहुत सारा लूज सेडिमेंट क्रिएट हुआ है, जो कि ब्रह्मपुत्र के पानी में फ्लड टाइप की सिचुएशन की है, उसके रिवर बेड को रेस कर रहा है, जिसकी वजह से नीचे फ्लडिंग की भी सिचुएशन बनेगी, और साथ ही साथ में ब्रह्मपुत्र का पानी मैला और गंदा होता चला जा रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एलुवियल डिपॉजिट उसके साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पर असम वैली में फ्लडिंग तो करेगा ही, क्योंकि देखिए जब एलुवियल सिल्ट डिपॉजिट साथ में बह के आता है तो रिवर बेड पे चिपक के आ रहा है नीचे की ओर, तो पानी ऊपर की ओर रेज हो गई होगा, तो जो बैंकमेंट्स है, एम्बैंकमेंट एरिया, वहां पे फ्लडिंग हो जाती है कई बार, ठीक है। और साथ ही साथ में पानी भी दूषित होने लगता है, पॉल्यूट होने लगता है। तो ये जो 4 रीजन है ये कहीं ना कहीं एलुवियल सिल्ट डिपोजिशन से ही रिलेटेड है। तो एक तो ब्रह्मपुत्र का वो कॉन्सेप्ट समझा गया कि उसमें सिल्ट एलुवियल डिपॉजिट क्यों हो रहा है, ये चाइना की हरकतों की वजह से हो रहा है, लोग जो डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब ये ब्रह्मपुत्र इधर आती है, आपकी आसम के लोअर कोर्स में आती है, नीचे की तरफ आती है, और ये बांग्लादेश में एंटर करती है, आपको पता है पूरा बांग्लादेश जो बेसिकली डेल्टा पे बना है, चाहे वो गंगा वाली डेल्टा हो, चाहे आपकी पद्मा मेघना जो कि ब्रह्मपुत्र से आती है उसकी डेल्टा पे बना है। तो 4 रीजन बेसिकली इसी डेल्टाइक रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द लोअर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 4 रीजन बेसिकली होते क्या है इसके बारे में देख लीजिए। 4 आर आइलैंड लाइक सिल्ट डिपोजिशन ऑन द लोअर पार्ट्स ऑफ द रिवर बेसिन। यही तो मैंने कहा था, लोअर कोर्स ऑफ द रिवर पे जो सिल्ट डिपोजिशन हो रहा है उसकी वजह से कुछ आइलैंड बन जाते हैं,
एक होते हैं देखिए नेचुरल आइलैंड, जैसे आपको पता है ब्रह्मपुत्र में यहाँ पर एक मजूली आइलैंड है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड कौन से आइलैंड होते हैं, कोई बड़ी सी नदी बह रही है उसके बीचों बीच में एक आइलैंड होगा, ठीक है, उसको रिवराइन आइलैंड कहेंगे। तो जो मजूली आइलैंड है वो समवेयर यहाँ पड़ता है आपके ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। अब हम क्या बात कर रहे थे आपकी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है आपका, ये चार में नहीं आएगा। चार क्या होते हैं, ये सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से क्रिएट होते हैं। तो चार कहां पे बनेगा, लोअर कोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र में बनेगा, बेसिकली बांग्लादेश रीजन में, असम के नीचे के रीजन में, ठीक है। तो चार आर आइलैंड लाइक सिल्ट डिपोजिशन इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द रिवर बेसिन मेड अप ऑफ सैंड एंड सिल्ट। दे आर क्रिएटेड नेचुरली ड्यू टू द accumulation of the sediment transported in water from the melting glaciers and the eroding river banks. They are subjected to erosion on their upstream and deposition on the downstream. It affects the geometry and location of the chars during floods almost every year. जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो उनकी चेंज होती रहती है, नेचुरली बने सिडमेंट से समथिंग लाइक दैट। तो ये जो रिवराइन इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है, इसके चलते उन चार्ज को बहुत बड़ा खतरा है। तो असम गवर्नमेंट इन चार्ज को कंट्रोल करने की या इनको सिक्योर करने की बात कर रही है। तो अगर आप देखें, कुछ मैंने फोटो भी अटैच की है, ये वहां असम से ली गई है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने कवर की थी कि जो चार रीजन होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग अपना ये देख रहे हैं आप, बांस वांस को इकट्ठा करके पॉर्क्यूपाइन क्लिप बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई मौरीगम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पर भी आइलैंड है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। यहाँ कल्टिवेशन वगैरह दैट काइंड ऑफ द थिंग होती रहती है। तो चार रीजन के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, ये असम से रिलेट है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर से डील करते हैं, साथ ही साथ में रिवर के लोअर कोर्स पे बनते हैं। क्यों बनते हैं, सिल्ट डिपोजिशन की वजह से बनते हैं, और इसको सिक्योर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा एक और वर्ड न्यूज में रहा था, पेंडारम आइलैंड्स, ठीक है। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहे कि पेंडारम, जैसे बांगाराम आइलैंड आप कई बार सुनते होंगे, बांगाराम आइलैंड कहां पे पड़ते हैं, किस कोस्ट पे पड़ते हैं, किस पर्टिकुलर स्टेट का हिस्सा है, देख लेना थोड़ा सा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन स्कीम, एक गवर्नमेंट की स्कीम चली थी जो टूरिस्ट सिग्निफिकेंस के लिए बहुत रेलेवेंट है। कुछ आइलैंड बहुत साफ सुथरे हैं, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलेगा। इंडिया में अराउंड 12 ऐसे आइलैंड पड़ते हैं, या शायद 13 हो गए हूं, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, ठीक है। वो कौन कौन से आइलैंड देखा, यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन। ये पांडाराम आइलैंड एग्जैक्टली क्या है, कहां पड़ते हैं, लक्षद्वीप, पहली बात, ठीक है। लक्षद्वीप में आपको पता है 1 लाख द्वीप नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे द्वीप हैं, उनको कहते हैं लक्षद्वीप, लाख द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा था, तो लक्षद्वीप से रिलेटेड कोई भी न्यूज हो उसको आप जरूर कवर कर लेना। क्यों न्यूज में रहा था आपको पता ही है, मोदी जी वहां गए, कुर्सी उर्सी लगाया, बढ़िया बीच बीच पे घूमे, खूब गाने वाने की शूटिंग में बहुत अच्छे अच्छे मीम्स भी बने थे उस समय, ठीक है। एनीवे, लक्षद्वीप में मोदी जी के जाते ही बवाल कट गया था। और बवाल क्यों कटा था, एक्चुअली में ये बवाल लक्षद्वीप की वजह से नहीं कटा था, बवाल कुछ और था। मालदीव्स में लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे, और वहां का जो मुइज़ू करके जो प्रेसिडेंट है, मतलब जो कंटेस्ट कर रहा था, उसने इंडिया बैक का नारा दिया था, गो बैक इंडिया समथिंग लाइक दैट, और लीव मालदीव कैंपेन करके उसने चलाई थी। और उसकी जो इलेक्टोरल स्ट्रेटजी थी, पॉलिसी थी, वो एंटी इंडिया पे बेस्ड थी, ठीक है। मतलब उसने ये बोला था इलेक्शन इलेक्टोरल प्रॉमिस में कि अगर मैं आया सत्ता में तो इंडियन आर्मी का विड्रॉल करवा दूंगा, इंडिया के साथ जो हमारे टर्म्स हैं उसको, मतलब इंडिया की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहां पे, और ये राजीव गांधी के टाइम से हम लोग उनको बहुत हेल्प करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, क्या कभी भी साइक्लोन आ जाए, कुछ भी, इनफैक्ट सिविल वॉर तक की सिचुएशन में अपने आर्मी भेज को वहां पे हेल्प किया। तो हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पे परमानेंटली स्टेशन रहता है मालदीव में, ठीक है। तो जो मुइज़ू करके बंदा है, जो वहां का प्रेसिडेंट है, ये पिछले साल से नाटक कर रहा है, ठीक है, कि अगर मैं सत्ता में आया तो ये कर दूंगा, और जैसे ही ये पावर में आता है ये एंटी इंडिया स्टैंस लेने लगता है। फॉर एग्जांपल, ये अपनी पहली विजिट कहां करता है, ये सीधे टर्की चला जाता है, जबकि कन्वेंशनली क्या होता था कि जब भी कोई नया प्रेसिडेंट मालदीव में बनता था वो हमेशा इंडिया आता था विजिट पे करने। जैसे आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो छोटे छोटे राजा थे वो बड़े राजाओं के वहां हमेशा ट्रिब्यूट देने जाते थे कि लीजिए राजा साहब, ये खा लीजिए, वो पी लीजिए, देखिए हमारे यहाँ से ये हिस्सा आया है, मतलब एक अथॉरिटी को शेयर करता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की अथॉरिटी को एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मालदीव में नया प्रेसिडेंट बनता है, भाई साहब घूमने कहाँ जाते हैं, टर्की जाते हैं, उनकी सेकंड विजिट चाइना हो रही है उसके बाद में। तो बेसिकली, और उसने कहा भी था ये कि वी विल रिड्यूस अवर डिपेंडेंसी ऑन इंडिया। आपको पता है मालदीव की पूरी इकोनॉमी कैसे कंट्रोल होती है, इट इज बेस्ड ऑन टूरिज्म, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से जा रहे थे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मोदी जी ये देख रहे हैं, देखो मोदी जी को बैठे बैठे सपना नहीं आ गया था कि वो लक्षद्वीप घूमने चले गए थे, ऐसा नहीं होता है। कोई भी ऐसा पॉलिटिकल अगर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल कुछ सिनारियो चल रहा होता है जो काफी समय से हमको हॉन्ट कर रहा होता है, तो हम उसको टैकल करने के लिए चीजें करते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड है और वो टूरिस्ट सबसे ज्यादा इंडिया से आते हैं, तो मोदी जी ने कहा भैया तुम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा दिया खाते हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी इकोनॉमी हमारे टूरिस्ट की वजह से चल रही है। मालदीव्स वाज द बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर इंडियंस। लॉकडाउन में भी आपने देखा था इंडिया के सारे सेलिब्रिटीज वगैरह वहां जाते थे। तो मोदी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम बहुत एंटी इंडिया कर रहे हो, गो बैक इंडिया कर रहे हो, तुम वहां टर्की जा रहे हो घूमने के लिए, और कोई भी आदमी अगर टर्की जाता है घूमने तो बाई डिफॉल्ट कहीं ना कहीं ये परसेप्शन भी बनता है, क्योंकि देखिए टर्की ऐसा नहीं कि खलीफत पीरियड से ये नाटक चल रहा है, ठीक है, एंटी इंडिया जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, स्पेशली बेस्ड और सेंटर्ड इन द गल्फ रीजन, जो कि एक रिलीजियस डोमेन में ली जाती है, इसका सेंटर कहीं ना कहीं टर्की रहता है। जम्मू कश्मीर का एक लड़का था जिसको आईएएस में जिसकी टॉप रैंक आई थी, जिसने एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं नाम नहीं लूंगा आप समझ ही जाएंगे, ठीक है, उसको उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगा, उसको मतलब एक सेडिशन टाइप का चार्ज होता है, मतलब जम्मू कश्मीर का लोकल लॉ है वो वहां का, ठीक है, मतलब पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए समथिंग, थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी समथिंग, तो आईबी वालों ने उसको उठा लिया था इसीलिए क्योंकि वो टर्की जा रहा था। टर्की में क्या कॉफी पार्टी चला करती है, टी पार्टी चलती है, जितनी भी एंटी इंडिया अड्डेबाजी होती है वो टर्की में ही होती है। तो ये बंदा भी जो मिजू है ये वहीं जा रहा था, ठीक है। तो मोदी जी ने कहा चलो बेटा तुमको काउंटर करते हैं, दूसरा तरीका हमारे पास, मालदीव के जस्ट बगल में, जैसे ये आपको पता है नीचे यहाँ पे मालदीव आइलैंड्स पड़ते हैं, ठीक है, समवेयर इन द इंडियन ओशन, इसके जस्ट ऊपर के जो हिस्से हैं ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ठीक है, और एक आइलैंड ऐसा है इसका नाम है मिनिकॉय, ये नाम याद रखना, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल आइलैंड रहा है। वो इसलिए रहा, अगर आप ज्योग्राफिकल डिस्टेंस देखें तो लक्षद्वीप के काफी साउथ में पड़ता है, इनफैक्ट इट इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप आर्किपेलागो यू कैन कॉल इट, ठीक है। तो मालदीव वाले क्लेम करते हैं कि मिनिकॉय हमारा हिस्सा है, और हम कहते हैं कि बेटा मिनिकॉय ही नहीं, तुम पूरे के पूरे इंडिया के हिस्से हो। उसका रीजन है क्योंकि यू आर कोरल आइलैंड्स, आपको पता है ये सब कोरल आइलैंड्स है लक्षद्वीप वाले, और अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाई जाती हैं। तो बेसिकली मालदीव इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन, ये जो पेनिनसुला है इसी के नीचे का एक्सटेंशन है रिलीफ पिक्चर के अकॉर्डिंग। तो तुम मिनिकॉय पे क्या क्लेम करोगे, हम पूरे मालदीव पे किसी दिन क्लेम कर देंगे, छोटे मोटे तो तुम्हारी इकोनॉमी जैसी कोई चीज नहीं है, नहीं तो फिर भी ये मिनिकॉय पे फंसा बैठा था हमसे। फिर इसने गो बैक इंडिया बोला, मोदी ने कोई बात नहीं तुम कर लो, छोटा आदमी गुंडे करना चाहता है करने दो, हम भी बड़े लेवल पे खेलेंगे। मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं, वहां बाकायदा आम चेयर वगैरह लगा के बिल्कुल बैठते हैं, आराम से फोटो सेशन कराते हैं, कहते हैं देखिए आप आपको घूमने फिरने का शौक है तो आप मालदीव क्यों जा रहे हो, लक्षद्वीप में क्या करना है, उनके पास 5 आइलैंड, हमारे पास 25 आइलैंड है, इतने खूबसूरत आइलैंड है, इनमें कहीं को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, आप बेहतरीन यहाँ पे घूमने आइए। उसके बाद पूरे इंडिया में ट्रेंडिंग हो गया, अभी शायद जनवरी फरवरी की बात है, जिसको देखो जितने सेलिब्रिटी, इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर से लेके चाहे कई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन भी थे, सबने इनफैक्ट पब्लिक मतलब बॉलीवुड से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटल सबने शुरू कर दिया। टाटा ने तो ये भी डिक्लेयर किया कि हम लोग टाटा ग्रुप ऑफ होटल भी वहां पे खोलेंगे, और ये सडनली नहीं डिक्लेयर किया, ये काफी पहले MOU साइन हुआ था कि लक्षद्वीप पे टाटा ग्रुप ऑफ होटल खुलेगा। मतलब हम लोग वी आर फोकसिंग ऑन द डेवलपिंग द टूरिज्म सेक्टर इन लक्षद्वीप, क्योंकि ये सेक्टर हाईली अनएक्सप्लोर्ड था। और एक चीज और याद रखिएगा, आज से 3 साल पहले इफ आई एम करेक्ट, आई वाज टेकिंग अ क्लास एंड सडनली न्यूज फ्लैश समवेयर कि लक्षद्वीप में एक बवाल कट गया था। लक्षद्वीप की जो एथनिक पॉपुलेशन है 90 to 95% दे आर मुस्लिम्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वहां शरीयत लॉज चलते हैं, लेकिन वहां के जो लॉज चलते हैं, कस्टमरी लॉज चलते हैं, उसमें अल्कोहल को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है शरीयत में इस्लाम में या शरीयत जहां पे चलती है वहां पे शराब बैन होती है। लेकिन एक चीज आपको ये भी पता होगी कि जहां पे टूरिस्ट प्लेसेस होती हैं वहां पे आदमी क्यों जाता है, घूमना फिरने चिल करने। अगर आप गोवा जाइए, गोवा से आप बियर हटा दीजिए, दारू हटा दीजिए, तो आदमी गोवा क्या करने जाएगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहलिज्म, आई एम सिंपली टेलिंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द टूरिज्म इज टू रिलैक्स। और रिलैक्सेशन आपको कैसे मिलता है, आप घूमने फिरने गए हो। अब आप योगासन करने जाना होगा, समाधि लेने जाओगे तो आदमी हिमालय जाएगा, तो वहां जाकर तो दारू पिएगा नहीं, लेकिन गोवा आदमी जाते ही यही करने, ठीक है। अब गोवा से अगर आप कहते हैं वहां शराबबंदी हो गई, बिहार बना दिया उसको, गुजरात बना दिया, तो गोवा की टूरिज्म पूरा नीचे चला जाएगा। तो लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 2 मेजर चेंजेस किए थे वहां पे, ठीक है। एक तो हुआ क्या था कि वहां पे अल्कोहल पे बैन लगा हुआ था, ठीक है, तो उन्होंने इस बैन को हटाया। तो वहां का जो लोकल पॉपुलेशन था उसने बवाल काटना शुरू कर दिया कि नहीं आपने अल्कोहल क्यों बैन कर दिया, क्योंकि यहाँ का 90% 95% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है और हमारे धर्म में इस्लाम मना है। तो बताइए ये चीज गलत है कि नहीं, क्योंकि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज नॉट इस्लामिक रिपब्लिक, इंडिया इज नॉट अ हिंदू राष्ट्र, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री होती है, सेक्युलर लॉज चलेंगे। और अगर आप उसको बिहार से कंपैरिजन करिए तो बिहार में दारू बैन करने के अलग कारण है, क्योंकि वहां पे देखा गया था डोमेस्टिक वायलेंस और वुमेन रिलेटेड एक्टिविटीज थी, लोगों की ही डिमांड थी वहां पे दारू बैन की जाए, कोई रिलीजियस रीजन नहीं साइड किया गया था। लेकिन लक्षद्वीप में वहां का पॉपुलेशन ये कहने लगा कि 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है तो हम यहाँ शराब नहीं पीने देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर किए गए थे, कुछ लोगों ने उन पर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि RSS का बंदा है, दैट काइंड ऑफ द थिंग है, अपनी आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रहा है। तो हिंदू आइडियोलॉजी शराब पीने को थोड़ा प्रमोट करती है, ठीक है, ऐसा तो नहीं, शराब तो हर जगह पे बैन की गई है।
लेकिन हमको यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करना था, तो एक लॉ चेंज किया गया था कि जो इस्लाम में या शरीयत में शराब बैन है उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है लक्षद्वीप, यहाँ पे प्रॉपर सेक्युलर लॉ चलेंगे और यहाँ पे शराबबंदी बंद होगी, मतलब टूरिज्म में प्रमोट करना। तो ये आज से 4-5 साल न्यूज में रहा था। साथ ही साथ में लक्षद्वीप और अंडमान का भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान चल रहा है, ठीक है, और काफी बड़ी विजन है वो, उसमें बहुत करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये एक दिन की घटना नहीं है। तो मालदीव इन चीजों से पहले से बड़ा आहत है, बड़ा परेशान है, ठीक है। ऊपर से मोदी जी घूमने और चले गए, और मोदी जी की ऐसी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है कि बंदा कहीं जाके पानी भी पी ले तो अगले दिन कह दीजिए वहां पे लोगों की लाइन लग जाएगी। और मोदी जी वहां घूम रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे, उसके बाद सबने कहना शुरू कर दिया कि बॉयकॉट मालदीव, मालदीव जाएंगे नहीं, क्योंकि एक तो मालदीव गो बैक इंडिया के नारे लगा रहा है। अच्छा, इससे भी ज्यादा बवाल कब कटा कि मोदी जी ने फोटो सेशन कराया तो किसी ने उनको लिए कुछ थोड़े से सरकास्टिक कमेंट पास कर दिए थे, वहां के कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर थे, उनको हालांकि निष्कासित तो कर दिया गया, निकाल दिया गया, लेकिन डैमेज वाज बीन डन, ठीक है। हमारे रिलेशन थोड़े सीवियर हो गए वहां पे इनके साथ में, तो उसके चलते हुए लक्षद्वीप का डेवलपमेंट वगैरह बना। अब क्योंकि लक्षद्वीप न्यूज में है, इस मतलब दिसंबर से न्यूज में चल रहा है, तो उससे रिलेटेड हर चीज न्यूज में है। यहीं पर आ रहा था आपका पेंडोरम आइलैंड्स, ठीक है। तो पहली चीज आप देखिए, पेंडोरम आइलैंड्स कहां पे हैं? लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज टू नंबर ट्रीज ऑन द पेंडोरम आइलैंड। और न्यूज में क्यों था? लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन यानी आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी है, तो वहां चीफ मिनिस्टर नहीं होता, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सिर्फ 3 ही ऐसे यूटी हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे जम्मू कश्मीर है आपका, जो रिसेंटली भी यूटी बना है, स्टेट का दर्जा हटा के उनको यूटी बना दिया गया है। दिल्ली इज अ यूटी, लेकिन यहाँ भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी सीएम होगा यहाँ का, और साथ साथ में आपका तीसरा कौन पड़ता है? पुडुचेरी पड़ता है, ठीक है। सिर्फ यही 3 यूटी है। तो लक्षद्वीप में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल चलेगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वही सब अपना कंट्रोल करेगा। तो उसने कहा कि पेंडोरम आइलैंड पे जो पेड़ है उनकी संख्या को काउंट करेंगे कि वहां डिफॉरेस्टेशन वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को बिलोंग करती है। पेंडोरम लैंड्स इज अ फॉर्म ऑफ लैंड ओनरशिप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट साइंड इन 1884 द पेंडोरम लैंड वाज हैंडेड टू देम, इफ दे कंटिन्यू टू पॉसेस देम फॉर 40 years देन द ओनरशिप ऑफ द लैंड विल पास टू द आइलैंडर्स। ये कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ था 1884 में। 60% ऑफ द लैंड इन द लक्षद्वीप फॉल्स अंडर द पेंडोरम लैंड्स। पेंडोरम लैंड का मतलब होता है वो जमीन जो कहीं ना कहीं सरकार के आधिपत्य में आती है, ठीक है। दिस लैंड कवर्स, और एक तरह की टीटी थी कितने साल तक, मतलब लिखा नहीं है कि 40 सालों तक जो है अगर कोई उसको अपने अंदर में रखता है तो उसको दी जाएगी, नहीं वरना सरकार की हो रहेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि लोग अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पे वहां डिफॉरेस्टेशन वगैरह बहुत कर रहे थे, तो बेसिकली हम उस पर कंट्रोल ले लेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि पेंडोरम आइलैंड या पेंडोरम लैंड्स, ठीक है, ये एग्जैक्टली किसी आइलैंड का नाम नहीं है, बल्कि जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसमें वो क्षेत्र जिसपे गवर्नमेंट का रेगुलेशन वगैरह इस ट्रीटी के अंदर में रेगुलेट होता है 1884 में, उन लैंड्स को पेंडोरम लैंड्स कहा जाता है। और ये कितने क्षेत्रों में फैली हुई है? एंड्रोथ, कालपेटी, कवरत्ती, मिनिकॉय एंड अवाटी आइलैंड्स, ठीक है। ऐसे अराउंड 6 और इनहेबिटेड आइलैंड्स है जो कि पेंडोरम लैंड्स में आते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। तो आपको याद रखना पेंडोरम जो लैंड्स थे ये किस लिए न्यूज में थे? लक्षद्वीप में। इट इज ऑल अबाउट 1884 में ट्रीटी हुई थी जिसमें कहा गया था कि समवेयर अगर जो पेंडोरम लैंड है अगर 40 सालों तक किसी और के अंडर में रहेंगे तो उसको हैंड ओवर कर दिएंगे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, वो गवर्नमेंट के रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फालतू लैंड पड़ी थी, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ली है और वहां पे नंबरिंग ऑफ ट्रीज वगैरह कर रहे हैं, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं एक और वर्ड न्यूज में रहा था, बैड वाटर बेसिन इन द डेथ वैली। बैड वाटर बेसिन क्या है? डेथ वैली क्या है? पहली बात अमेरिका में पड़ती है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, डेथ वैली में पड़ती है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इन नॉर्थ अमेरिका ड्राइएस्ट रीजन बैड वाटर बेसिन इन डेथ वैली हैज बीन परसिस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग एज द टेम्पोररी लेक, ठीक है। मतलब जो डेथ वैली आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा मतलब ड्राइएस्ट टाइप की लैंड पड़ती है, वहां पर उसी का एक हिस्सा है बैड वाटर बेसिन। उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। नासा ने एक सैटेलाइट इमेजरी रिलीज की है। अगर आप इस इमेजरी को देखेंगे, ये 2023 की फोटो है, ये अगस्त की है, ये फरवरी 2024 में भी रिलीज की है फोटो। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, आपका श्रिंकिंग देखी जा रही है। देखिए यहां पे इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, डेथ वैली हैज बीन परसिस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग एज अ टेम्पोररी लेक, ठीक है। द फेनोमेना हैज बीन डॉक्यूमेंटेड बाय द नासा थ्रू द सैटेलाइट इमेजरी। वाटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पानी आपको थोड़ा सा सीमित दिखाई दे रहा है 2023 में, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है ये, ठीक है, कि नॉर्थ अमेरिका के ड्राई रीजन बैड वाटर में इट हैज बीन एक्सपेंडिंग एज अ टेम्पोररी लेक, यानी पर्यावरण में ये तो सुखद विषय है। अब इसके बारे में देख लीजिए कि बैड वाटर बेसिन है क्या। इट इज अ एंडोरेक बेसिन, इट इंप्लाइज दैट द वाटर डज नॉट नेचुरली एग्जिस्ट देयर बट रादर फ्लोज इनटू इट। ये एक ऐसी बेसिन है जिसमें कहीं वाटर टेबल लैंड वगैरह से पानी नहीं आता, बल्कि आसपास से स्ट्रीम्स वगैरह से पानी आ जाता है, या फिर मानसूनल रेनफॉल से आ सकता है, समथिंग लाइक दैट। इट लीड्स टू इवेपोरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोररी लेक्स। इसकी इंफॉर्मेशन बस देख लीजिए आप कि बैड वाटर ये पड़ती कहां पे है। ये डेथ वैली में लोकेटेड है जो कि कैलिफोर्निया यूएस में है। यूएस में
जो उधर का हिस्सा है आपका समवेयर लाइक पैसिफिक ओशन का, यहाँ पर ऐसे करके एक पेनिसुलर एक्सटेंशन है, इसको आप कैलिफोर्निया कहते हो, तो यहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका विद एलिवेशन ऑफ 282 फीट। फिर वही डेथ वैली के बारे में इंफॉर्मेशन है कि डेथ वैली इज अ डेजर्ट वैली इन द ईस्टर्न कैलिफोर्निया यूएस इन द नॉर्थ मोजावी डेजर्ट। यहाँ पे आपको पता है मोजावी डेजर्ट पड़ती है, नीचे की तरफ सोनोरन डेजर्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मोजावी सोनोरन में ऊपर नीचे कौन सी है, तो ये आपकी मोजावी है, इधर आपकी सोनोरन पड़ेगी, और ये मेक्सिको बॉर्डर पे लोकेटेड है। यहाँ बेसिकली तीन है, एक चिंगिनगुआ करके भी एक डेजर्ट पड़ती है, तो इनकी तीनों की लोकेशन देख लेना कौन सी एक्सक्लूसिवली यूएस में पड़ती है, और सब कैलिफोर्निया के आसपास है, मतलब अमेरिका के कैलिफोर्निया रीजन, नीचे से यहाँ से मेक्सिको शुरू हो जाता है। मेक्सिको और अमेरिका के बीच में नदी रियो ग्रांडे है जो इनके बीच की ज्योग्राफिकल बाउंड्री बनाती है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेना, ठीक है। एनीवे, नाउ कम्स द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडे, मिशन एस्पेडीज। आपको याद होगा जब मैंने आपको बजट पढ़ाया था तो मैंने रेड सी क्राइसिस की बात की थी, उसके बाद मैंने करंट अफेयर की स्लाइड ली थी, उस पर भी प्रॉपर मैंने एक इशू स्पेसिफिक रेड सी क्राइसिस लिया था, और मैंने वहां पे एक गार्जियन नाम के ऑपरेशन की बात की गई थी, ठीक है। आई टॉक्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। मैंने आपको बताया था कि ये रेड सी का रीजन है, ये यमन है, जहां पे हौथी रेबल्स नाम मतलब हौथी नाम की एक ट्राइब है जो कि 2007 के आसपास से अपनी सरकार से एक सिविल वॉर लड़ रहे हैं, और जो हौथी रेबल्स हैं ये शिया मुस्लिम्स हैं, और ईरान में भी शिया पॉपुलेशन है, शिया रूलिंग गवर्नमेंट है, तो ईरान वाले इन हौथी रेबल्स को सपोर्ट कर रहे थे। जब इजराइल और हमस में वॉर शुरू होता है तो जो हौथी रेबल्स होते हैं, कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, इनको यमन वालों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इस्लामिक ब्रदरहुड और ये सब नाटक वाटक मचाते उन्होंने खाली फर्जी का मुद्दा बना रखा है कि इजराइल, अरे भैया इजराइल और हमस में अगर वॉर चल रहा है उससे तुमको क्या लेना देना है, उससे ईरान को क्या लेना देना है। हमस वालों ने कुछ मिसाइलें दागी थी इजराइल पे, इजराइल ने उसका रिटेलिएशन कर दिया और उसने डिक्लेयर कर दिया कि गाजा स्ट्रिप नाम की जगह पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मैं उसको उड़ा दूंगा, खत्म कर दूंगा। भाई कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो हर कंट्री गांधीयन प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करती है ना, कि हम भी पलट के दूसरा गाल आगे कर देंगे तो सामने दूसरा भी लगा देगा, फिर तीसरा भी फिर आपको डंडे से भी कूटेगा, ठीक है। तो इजराइल उस टाइप का आदमी तो है नहीं, तो इजराइल ने क्या किया, हमस ने 4 रॉकेट दागे, उसने 40 रॉकेट दाग दिए, तो वो उनके घर की लड़ाई है, आपस में सिविल वॉर चल रहा है वहां पे, ये तो पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहा है। लेकिन हाउथी रेबल्स ने वही हरकत की, बेगानी शादी में अब्दुल्ला ये नाचना शुरू हो गया। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इस्लामिक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं, तो हमारे भाई वहां मारे जा रहे हैं, तो हम इसका विरोध करते हैं। विरोध कैसे करेंगे कि जो कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट करते हैं उनके जहाजों को हम इस रास्ते से निकलने नहीं देंगे। ये नाटक हुआ था, इसी को आप रेड सी क्राइसिस के नाम से जानते हो, हमने पहले पढ़ लिया था। अब इसी रेफरेंस में ये वर्ड न्यूज में आया है, मिशन एस्पेडीज, और ये अभी कल न्यूज में फ्लैश हुआ है, इसीलिए मैंने इसको इसमें कवर कर लिया था। व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इट इज समवेयर रिलेटेड टू ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। प्रॉस्पेरिटी गार्जियन क्या था, मैं आपको थोड़ा सा बस रिकॉल करा दूं कि यूएस ने ये डिक्लेयर किया था। इनफैक्ट यूएस के अंदर में क्या आता है, नाटो आता है, तो जो नाटो कंट्रीज हैं स्पेसिफिकली यूएस, यूके, बहराइन, ठीक है, जो पर्शियन गल्फ रीजन में पड़ेगा आपका, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन एंड सेशेल्स। सेशेल्स आपको कहां पड़ता है, इंडियन ओशन में, वही मालदीव के जस्ट नीचे पड़ेगा, अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में। ये कंट्रीज क्लब करके एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किए थे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, हाउथी रेबल्स को रिटेलिएट करना। हाउथी रेबल्स क्या कर रहे थे, आपको पता ही है, अमेरिका या यूरोप के कई कंट्रीज हैं, फ्रांस हो, स्पेन हो, यूके, कहीं ना कहीं इजराइल के सपोर्ट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्ट हो रहा है, टेररिज्म को कौन सपोर्ट करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं यार, इजराइल ठीक कर रहा है, अपनी इनकी लड़ाई है। तो हौथी रेबल्स ने कहा कि जो जो कंट्री को सपोर्ट करें उनके हम जहाज नहीं निकलने देंगे। तो इन कंट्रीज ने अपनी ग्रुपिंग बनाई कि हम हौथी रेबल्स को काउंटर करने के लिए इस एरिया की सर्विलेंस करेंगे और इनके जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है हमारे जहाजों में, उनको रोकेंगे। तो दैट वाज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। अब ये कल न्यूज फ्लैश हुई है कि एक मिशन एस्पेडीज लॉन्च हुआ है, और ये मिशन एस्पेडीज किसने लॉन्च किया है, यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है। यानी प्रॉस्पेरिटी गार्जियन किसने किया था, यूएस की नाटो ने किया था, और यूरोपियन यूनियन एक अलग चीज है, याद रखिएगा। जो आपके 27-28 कंट्रीज हैं यूरोप के, इनको क्लब करके एक तरह से एक इकोनॉमिक यूनिट एक बनी हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह को प्रमोट करने के लिए, आप इसमें ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, कॉमन करेंसी को करने के लिए, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, कॉमन करेंसी मार्केट होते हैं बेसिकली, ये यूरोपियन यूनियन है। तो यूरोपियन यूनियन, अब आप कहते हो कि अगर हाउथी वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने थे, यूरोपीय वाले भी है, नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन इज सीवियरली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस रेड सी क्राइसिस। क्योंकि मैंने आपको उस दिन ये स्लाइड्स में कवर भी कराया था, मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा दूं आपको कि साउथ ईस्ट एशिया से या ईस्ट एशिया से सबसे ज्यादा ट्रेड जो होता है वो रेड सी रीजन से ही होता है। 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड हैपेंस थ्रू दिस पर्टिकुलर रीजन, और ये येलो कलर से मार्क है। चाहे वो चाइना हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया, आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ऐसे करके आते थे, इंडियन ओशन से पास होते हुए जाते थे ऐसे करके, फिर ये आपका गल्फ ऑफ एडन पड़ता है। यमन में एक एडन नाम का शहर है, उसके नीचे इसका नाम गल्फ ऑफ एडन है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। तो गल्फ ऑफ एडन ये पड़ गया, और ये आपका ऊपर यमन है, नीचे जिबूती है, इनके बीच में पड़ता है स्ट्रेट ऑफ, कौन सा बताया था, बाब अल मंदेब, ठीक
ठीक है, स्टेट ऑफ बाब अल-मंद कनेक्ट द रेड सी टू द गल्फ ऑफ एडन और द अरेबियन नेशन यू कैन कॉल इट। तो स्टेट ऑफ बाब अल-मंद पे पूरा हौथी अरब ने कब्जा करके रखा है, तो ये लोग इनके रूट को सप्लाई रोक रहे हैं। फिर ये रेड सी में होती येलो लाइन आती है, यहाँ पे आपका स्विस कैनाल पड़ता है, ठीक है, स्विस कैनाल कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरियन, और उसके बाद ये रूट जाके यूरोप में घुस जाता है और इनफैक्ट नॉर्थ अमेरिका को, नॉर्थ अफ्रीका को भी कैटर करता है। तो कहीं ना कहीं पूरे एशियन मार्केट की कनेक्टिविटी जो यूरोप से है, ये इस रेड सी क्राइसिस की वजह से कटेल हो रही है। तो सबसे सीवियरली इंपैक्टेड कौन हुआ? यूरोपियन यूनियन ही तो इंपैक्ट हो रही है, क्योंकि वो तो वैसे भी इकोनॉमिक यूनियन है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने ये आपका क्या शुरू कर दिया? मिशन एस्पिडीज। इट लॉन्च्ड अ रेड सी मिशन नेम्ड मिशन एस्पिडीज व्हिच एम्स टू प्रोटेक्ट शिपिंग इन द रेड सी रीजन फ्रॉम द यमन हाउथी रेबल्स। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मिशन एस्पिडीज इज लॉन्च्ड बाय, तो याद रखना नाटो वालों ने नहीं लॉन्च किया, अमेरिका का कोई इस पे मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो उन पे हैंड है उसका, लेकिन डायरेक्ट इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन का है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नाटो वालों ने कौन सा लॉन्च किया था, यूएस ने कौन सा लिया था, तो दैट वाज ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। यानी दीज बोथ बीट मिशन एस्पिडीज और ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, दे आर लॉन्च्ड अगेंस्ट Houthi rebels with regard to Red Sea crisis. ठीक है, Iran-backed Houthis who have exerted control over the war in Yemen have been disrupting the vital ship lane in the Red Sea region since November 2023. They claim their action are in solidarity with the Palestinians in Gaza during the Israel-Hamas conflict. ठीक है, तो European Union states that mission SPD is initially set for 1 year. ये आपको याद रखना है, इन्होंने डिफाइंड ड्यूरेशन दे दी है कि ये 1 साल के लिए ही लागू रहेगा। It aimed at safeguarding the civilian shipping in the Red Sea. Civilian military, ये सिविलियन शिपिंग को लेके है, क्योंकि 12% ग्लोबल ट्रेड तो आ रहा है। अब आप बताइए जो कॉमर्शियल शिपिंग है ये सिविलियन का ही तो हिस्सा बनेगी कहीं ना कहीं, सिर्फ लोग ही नहीं ट्रैवल करते हैं यहाँ से, इनका माल गाड़ी वगैरह भी तो निकलते हैं। ठीक है, एंड इट एश्योर्स दैट नो अटैक विल बी कंडक्टेड ऑन द यमनी सॉइल। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर यूरोपियन यूनियन ने 1 साल के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, सेफ गार्डिंग द सिविलियन शिपिंग एंड ऑल। तो थोड़ा सा बस यही याद रखना जो मैंने आपको बताया कि स्विस कैनाल यहाँ पे है, स्टेट ऑफ बाब अल-मंदब यहाँ पे है, यमन की राजधानी सना है, यहीं पे एडन नाम की जगह जिसके नाम पे गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी किसको कनेक्ट करता है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बना लेता है। ठीक है, रेड सी इज अ सी वाटर इनलेट ऑफ द इंडियन ओशन लाइक बिटवीन द अफ्रीका एंड द एशिया कनेक्टिंग द इंडियन ओशन टू द बाब अल-मंदब, ये सब आपको बता चुका हूं, गल्फ ऑफ एडन, और टू द नॉर्थ ऑफ द रेड सी लाइक द सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला में पढ़ा चुका आपको। ये जो स्विस कैनाल है इसका जो ईस्ट का हिस्सा है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ इजिप्ट, इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिनाई पेनिनसुला इज द लाइक द पॉलिटिकल यूनिट ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री, तो यू विल आंसर इजिप्ट। ये मत सोच लेना कि ये एशिया साइड में आ रहा है, ज्योग्राफिकली नो डाउट ये एशिया में आता है, लेकिन एक चीज और याद रखना कि सिनाई पेनिनसुला एग्जैक्टली ना एशिया में लोकेटेड ना अफ्रीका में लोकेटेड है, ये इन दोनों बीच का कनेक्टिंग पॉइंट है। और एक क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछता है, जैसे उन्होंने नुब्रा वैली पे क्वेश्चन पूछा था कि नुब्रा वैली जो है आपकी वो सियाचिन ग्लेशियर के ईस्ट में पड़ती है, वेस्ट में पड़ती है, नॉर्थ में पड़ती है, साउथ में पड़ती है। 2000 आई थिंक 19 या 20 के प्रीमियम ने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इनकी बहुत गंदी बीमारी रही है कि नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन पूछने की। तो स्विस कैनाल भी न्यूज में है, सिनाई पेनिनसुला भी न्यूज में आ गया। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं कि जो आपका सिनाई पेनिनसुला इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन स्विस के ईस्ट में है कि वेस्ट में, तो ध्यान रखना ईस्ट में है। ये आपका स्विस कैनाल है, ये सिनाई पेनिनसुला है। सिनाई पेनिनसुला कनेक्ट्स इजिप्ट ऑफ अफ्रीका टू द इजराइल ऑफ एशिया। ये अरेबियन पेनिनसुला को अफ्रीका से कनेक्ट करता है, क्योंकि जो अफ्रीका है, एशिया है और यूरोप है, ये 3 ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो ज्योग्राफिकली आपस में इंटरलिंक हैं। जिस वे में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ कौन से इस्थमस पड़ता है, पनामा पड़ता है, देख लेना एक बार, उसकी थ्रू कनेक्टेड है, मतलब पूरी तरह से कटे हुए नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से अलग है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कंबाइंड फॉर्म में बिल्कुल अलग पड़ जाते हैं, लेकिन एशिया अफ्रीका जिसको कंबाइंड फॉर्म में यूरेशिया बोलते हैं और नीचे अफ्रीका, ये तीनों जो कॉन्टिनेंट है आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंटरकनेक्टिंग पॉइंट या नोड याद रखना। तो दैट वाज समथिंग अबाउट द रेड सी। ठीक है, अच्छा बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेना। ठीक है, रेड सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन, सूडान, इटली एंड जिबूती, आपको बता चुका हूं मैं। देख लो यहाँ पे ये इजिप्ट पड़ता है, यहाँ पे ये आपका कौन सा पड़ रहा है, ये इटलिया है, ये जिबूती है, और ये आपका क्या पड़ रहा है, सूडान पड़ रहा है ना। सूडान इज ऑल्सो ओपनिंग इन द रेड सी। और इधर आपका पूरा का पूरा यमन, तो आपको याद ही रहेगा कि यमन वाला अटैक करें, सऊदी अरेबिया पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो जॉर्डन का थोड़ा सा हिस्सा खुला है, और ये बेसिकली इजराइल है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। स्टेट ऑफ बाब अल-मंदब, इट इज ऑल्सो नोन एज द गेट ऑफ टीयर्स। ऐसे याद कर लो, सबको रुला ही तो रहे हैं बेसिकली यमन वाले, तो गेट ऑफ टीयर्स बन गया। ठीक है, ये वन ले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द गेट ऑफ टीयर्स, तो स्टेट ऑफ बाब अल-मंदब है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। ये 32 किलोमीटर लॉन्ग पड़ता है, विद द नैरोएस्ट पॉइंट प्रूडेंट टू बी पाइवटल फॉर द हौथी रेबल्स एंड ऑल। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड विद दिस वी एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। इसके बाद हम लोग अपने सेकंड या थर्ड स्लाइड में, आज जैसे हमने 2 स्लाइड्स इसके कवर कर लिए हैं, अब वी विल बी टेकिंग सम मोर प्लेसेस इन न्यूज, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज और पर्सन इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज बेसिकली जो होता है वो वनडे एग्जाम से डील करता है,
लेकिन प्लेसेज इन न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कॉन्टेक्स्ट वाइज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो वी विल बी कंटिन्यूइंग इन अवर सब्सिक्वेंट सेशन।